आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन, वो भी टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन। गाइस मैं आपको बताया था ऊपर से 10 क्वेश्चन, टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन में ऊपर से 10 क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन हैं, उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन है वे 4 स्टार क्वेश्चन हैं। यानी 5 स्टार क्वेश्चन का मतलब यह है कि 100% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम टॉप 15 क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है? अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्या है? अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका बन रहे हैं, अपक्रिया की आणविकता, अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। ठीक है गाइस, इन क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे, लेक्चर के लास्ट तक देखोगे तो 100% ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाने वाला है। और गाइस लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर को देखिए, 100% ये तैयार हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन तैयार हो जाता है तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी फॉर्म में जरूर आएगा। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्या है? अपक्रिया के आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा अपक्रिया की आणविकता। गाइस यहां पर मैं आपको अपक्रिया की आणविकता क्या होती है इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक अपक्रिया है आपके सामने, H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। ठीक है, एक ही अपक्रिया है। एक अपक्रिया है आपके सामने 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2। तो गाइस ध्यानपूर्वक यहां पे देखिएगा, अपक्रिया की आणविकता क्या होती है? अपक्रिया की आणविकता किसी भी अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। फिर से समझना, किसी भी संतुलित अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे ये अपक्रिया है आपके सामने, इसमें कितने अणु भाग लिए? देखो एक तो H2 है, दूसरा I2 है, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? इसकी आणविकता 2 हो जाएगी। यहां पर दूसरी एक अपक्रिया है, यहां पर देखना 2 अणु NO का भाग लिए, 1 अणु ऑक्सीजन का, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 2 यहां पर 1 यहां पर, तो कुल मिलाकर इसकी आणविकता 3 हो जाएगी। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में या किसी भी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अपक्रिया की आणविकता की डिफिनीशन समझ में आया है। अब हम लोग लिखते हैं अपक्रिया की आणविकता का डिफिनीशन। उसके बाद अपक्रिया की आणविकता कई प्रकार होता है, वो सभी प्रकार को भी समझेंगे, क्योंकि गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग की तरह ही पढ़ेंगे। तो हेडिंग कर लीजिएगा अपक्रिया की आणविकता और डिफिनीशन को लिखिएगा। डिफिनीशन इसका है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। फिर से डिफिनीशन को समझिएगा, किसी भी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के न्यूनतम अणुओं की संख्या को किसी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। डिफिनीशन को लिख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे वही 2 रिएक्शन लिखिएगा, H2
प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। यहाँ पे अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या है? 2 है, तो इसकी आणविकता क्या होगी? 2 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल वही लिख लीजिएगा, 2NO प्लस O2 इज गिव्स आउट 2NO प्लस O2 इज गिव्स आउट 2NO प्लस O2 इज गिव्स आउट 2NO2 2NO2। इसकी आणविकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या उस रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, यहां पर इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपक्रिया की आणविकता के प्रकार, इसको देखते हैं। प्रकार देखने से पहले अपक्रिया की आणविकता के 1-2 प्रॉपर्टीज है, ये देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है, स्टार लगाकर लिखिएगा आप लोग। अगर इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर के दिमाग में अलग से प्रभाव जाएगा कि अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। बात समझ में आई आपको? किसी भी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता शून्य होने का मतलब यह होता है कि उसमें कोई भी अणु, कोई भी अभिकारक भाग न ले। जब कोई अभिकारक भाग ही नहीं लेगा तो अपक्रिया अपने से नहीं होगी, यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अपक्रिया की आणविकता भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। अपक्रिया की आणविकता कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। जैसे आप कह दीजिए कि अपक्रिया की आणविकता जो है 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, तो ये संभव नहीं है। यानी 1/2 भिन्नात्मक का मतलब इसे अपक्रिया की आणविकता कभी 1/2, 3/2 इस प्रकार से नहीं हो सकती है। यानी अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। और तीसरा पॉइंट, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिएगा कि अपक्रिया की आणविकता निगेटिव नहीं हो सकती है। तीसरा भी पॉइंट साथ में लिखिएगा कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। अपक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। ये 3 पॉइंट हैं आपके रासायनिक अपक्रिया की आणविकता से संबंधित, इसे लिखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगर रासायनिक अपक्रिया हेडिंग डाल के इस प्रकार से एग्जाम्पल के साथ, नीचे पॉइंट्स के साथ स्टार लगा के लिख दोगे तो एग्जामिनर 100% आपको अच्छा नंबर देगा। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, या फिर अगर आप लोग लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अपक्रिया की आणविकता के प्रकार। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको थोड़ा लॉन्ग की तरह लिखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, या यहां से लिखते हैं, जाने दीजिए, रब नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। ठीक है, हेडिंग कर दीजिएगा आणविकता के प्रकार। आणविकता के प्रकार, पहला आपका प्रकार आता है, पहला प्रकार आणविकता का आपका आता है, क्या आता है? एकाण्विक अपक्रिया। एकाण्विक अपक्रिया यानी कि इसकी आणविकता एक होती है। वे सभी अपक्रिया जिनकी आणविकता एक हो, जिसमें केवल एक अणु भाग ले रासायनिक अपक्रिया में,
उसे एक आणविक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखना चाहें तो PCl5, PCl, रुकिए एक मिनट, PCl5 ये है आपका, तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो रासायनिक आणविकता के प्रकार में पहला प्रकार है एक आणविक अपक्रिया। वे सभी अपक्रिया जिसमें केवल एक अणु भाग लें, जिनकी आणविकता एक हो, उसे एक आणविक अपक्रिया कहते हैं या एक आणविक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे PCl5 है, इसमें केवल एक PCl5 है, तो इसे एक आणविक अपक्रिया कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, H2O2। H2O2 को पेरोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। इसे गर्म किया जाता है तो H2O और हाफ O2 में चेंज हो जाता है। तो ये आपका एक आणविक अपक्रिया है। इसी प्रकार से सेकेंड आपका आता है द्विआणुक अपक्रिया। तो हेडिंग कर लीजिएगा, दूसरा प्रकार इसका द्विआणुक अपक्रिया। द्विआण्विक अपक्रिया पहला है कि एक आणविक अपक्रिया। अब नेक्स्ट आता है द्विआण्विक अपक्रिया। द्विआण्विक अपक्रिया क्या होता है? द्विअणुक अपक्रिया या फिर द्विआण्विक अपक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो अणु भाग लेते हैं। जैसे आपका ये वाला एग्जांपल था, H2O2 गिव्स आउट, सॉरी एक मिनट, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। ये था आपका एक एग्जांपल। ये आपका द्विआण्विक अपक्रिया है। यहाँ पे दो अणु भाग ले रहे हैं, H2 और I2, तो ये दो आणविक अपक्रिया है क्योंकि दो अणु भाग ले रहे हैं। इसी प्रकार से एक त्रिआण्विक अपक्रिया होती है जिसमें तीन अणु भाग लेते हैं। वे आप लोग कर लेना, यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है, देख लेना। यहाँ पे तीन अणु भाग लिए, इसे त्रिआण्विक अपक्रिया कहते हैं। तो अब अपक्रिया की आणविकता क्या है, आणविकता के महत्वपूर्ण पॉइंट्स और उसके प्रकार एग्जाम्पल के सहित आपको समझ में आया कि नहीं, या जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी आप लोग साथ में अभी तक नहीं लाइक किए हो वीडियो को, लाइक कर लो। अब हम पढ़ेंगे अपक्रिया की कोटि, उसके बाद लास्ट में अपक्रिया के आणविकता तथा कोटि में अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए शुरू, अब हेडिंग करिएगा आप लोग, अपक्रिया की कोटि। ये सभी क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चंस हैं, ये बात ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हेडिंग करिएगा कि अपक्रिया की कोटि। देखिए अपक्रिया की कोटि क्या होती है। देखिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया जब परिवर्तित होती है तो रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में अपक्रिया के परिवर्तन के स्वरूप उनकी सांद्रता में परिवर्तन होती है, उन सभी अणुओं की संख्या अपक्रिया की कोटि कहलाती है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। डिफिनीशन लिखते हैं इसकी। डिफिनीशन क्या है इसकी कि अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता या जिनकी सांद्रण रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के
रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के परिमाण स्वरूप परिवर्तित हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है। फिर से समझना, अपक्रिया के अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता या जिनकी सांद्रण रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के परिमाण स्वरूप परिवर्तित हो जाती है, तो उसे कहते हैं अपक्रिया की कोटि। फिर से समझना, अपक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिकारक के अणुओं की वह संख्या या फिर अपक्रिया में अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रण रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के स्वरूप परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहलाती है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे आपका, इसका एग्जाम्पल लिखने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे आपके सामने कोई रासायनिक अपक्रिया है, कोई रासायनिक अपक्रिया आपके सामने है, जैसे मैं आपकी गाइस देखिए, जैसे इसका कोई रासायनिक अपक्रिया है, एक मिनट कॉल आ जा रहा है हमेशा से। गाइस इसमें अपक्रिया की कोटि क्या होती है एक बार और समझते हैं, तो इसकी एग्जांपल लिखते हैं। अपक्रिया की अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रण अपक्रिया के परिवर्तन के स्वरूप परिवर्तित हो जाती है, उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, अब कोटि की यहाँ पर आपको डिफिनीशन समझ में आई है, तो इसका हम जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अपक्रिया यह है A प्लस NB, ठीक है, Ma प्लस NB, ठीक है, इस प्रकार से सॉरी Na प्लस MB कर दीजिए, जानिए इसको Na प्लस MB है। ये कोई रासायनिक अपक्रिया, यहाँ पर क्रियाफल है, ठीक है, क्रियाफल कोई रासायनिक अपक्रिया है। तो इसकी कोटि अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे? उन अणुओं की संख्या लिखोगे जिनके सांद्रण रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के स्वरूप परिवर्तित हो जा रही है, जिनकी सांद्रता परिवर्तित हो रही है। अगर मान लीजिए इसका भी सांद्रता परिवर्तित हो रही है, इसका भी सांद्रता परिवर्तित हो रही है, तो इनकी कोटि क्या होगी? कोटि, अगर इनकी कोटि की बात करें तो N प्लस M होगी। क्या होगी? N प्लस M। इनकी कोटि क्या होगी? N प्लस M, यानी जोड़ देंगे, दोनों के आगे की जोड़ देंगे, ठीक है, इस प्रकार से होती है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर आपको कोटि निकालनी हो तो रासायनिक अपक्रिया में जिन अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है उन सभी अणुओं की संख्या को जोड़ दोगे तो आपकी कोटि निकल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रासायनिक अपक्रिया देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि इसकी किसकी सांद्रता परिवर्तित हो रही है। जैसे आपके सामने ये दिए तो आपको लग रहा है कि इसकी सांद्रता परिवर्तित हो, ऐसा अगर कोई सामने आपके सामने कोई एक छोटी सी रासायनिक अपक्रिया दे दे, कोई आपके सामने एक छोटी सी रासायनिक अपक्रिया दे दे, तो आप ये देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगी रासायनिक अपक्रिया के दौरान या फिर नहीं होगी। जैसे आपके सामने कोई H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl दे रहा है, ठीक है, तो इस रासायनिक अपक्रिया को देखकर आप ये नहीं बता सकते हो कि इसकी सांद्रता यानी इसकी कितनी कोटि है। अगर आप इस आधार पे करोगे तो इसकी सामने एक है, इसके सामने एक है, तो इसकी दो कोटि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी कोटि शून्य होती है। शून्य क्यों होती है? क्योंकि इसकी में किसी भी अणु पर, किसी भी अणु की संख्या पर, किसी अणु के सांद्रता पर, ये अभिकारक के H2 हो चाहे Cl2, किसी के अणु की सांद्रता या संख्या पर रासायनिक अपक्रिया के वेग या फिर रासायनिक अपक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। यानी रासायनिक अपक्रिया के दौरान इन दोनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होती है, इसलिए इसकी शून्य होती है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया को देखकर आप कोटि नहीं बता सकते हो।
ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है कि इस रासायनिक अपक्रिया की कोटि ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि कोई रासायनिक अपक्रिया ये है, इसमें A की सांद्रता और B की सांद्रता बता दिया जाए कि इसके घात के या इस प्रकार से डिपेंड करती, तो उन दोनों को जोड़कर आप उसको कोटि बता सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं रासायनिक अपक्रिया की कोटि समझ में आई होगी क्या मैं कहना चाहता हूं। इसका कहने का मतलब है किसी भी रासायनिक अपक्रिया को देखकर आप किसी भी रासायनिक अपक्रिया की कोटि नहीं बता सकते हो, ठीक है, ये बात कहने का है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया की कोटि की हम एक दो प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज लिखने के बाद रासायनिक अपक्रिया कोटि के प्रकार लिखेंगे, उसके बाद अंतर देखेंगे, ठीक है। हेडिंग करिएगा रासायनिक अपक्रिया की कोटि के प्रॉपर्टीज यानी गुण। सबसे पहला गुण यह है कि यह शून्य भी हो सकती है। वहां पर आणविकता शून्य नहीं हो रही थी, लेकिन रासायनिक अपक्रिया की कोटि जो है शून्य हो सकती है। कोटि शून्य अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, रासायनिक अपक्रिया कोटि इसकी जो है निगेटिव भी हो सकती है। रासायनिक अपक्रिया की कोटि निगेटिव भी हो सकती है। सोचना, कोई भी रासायनिक अपक्रिया की कोटि निगेटिव भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। अगर ध्यान दें, किसी भी रासायनिक अपक्रिया की जो है कोटि कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया की तीन प्रॉपर्टीज है, इसकी कोटि शून्य हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अगर आपके एग्जाम में आपके यहां पर लिखिएगा कोटि इज इक्वल टू M+N, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे रासायनिक अपक्रिया की कोटि क्या है, तो आप इस प्रकार से लिखिएगा। नीचे ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख दीजिएगा, कोई रासायनिक अपक्रिया Na और Mb इज इक्वल टू क्रियाफल है, तो इसकी कोटि कैसे लिखेंगे, अगर इनकी दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है तो इसकी N इसकी M दोनों जोड़ देंगे, कोटि हो जाएगी। और लास्ट में ये तीनों प्रॉपर्टी की कोटि शून्य नहीं हो सकती है, शून्य हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये तीनों के तीनों आप इस प्रकार से लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकार की ओर चलते हैं। तो हेडिंग करिएगा आप लोग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। कोटि के प्रकार। कोटि का प्रकार क्या है, प्रकार पहली जो प्रकार होती है शून्य कोटि की अपक्रिया। देखिए, आपके एग्जाम में शून्य कोटि की भी अपक्रिया पूछता है, इसका वेग स्थिरांक भी पूछता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कोटि पूछेगा तो पूरा नहीं पूछेगा। आप थोड़ा सा शून्य कोटि की अपक्रिया लिखकर डिफिनेशन लिखकर इसके एग्जाम्पल लिख देना। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, वे अपक्रिया जिनके अभिकारक के अणु की सांद्रता पर अपक्रिया निर्भर नहीं करती, या अपक्रिया परिवर्तन के दौरान उनके अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, वे सभी अपक्रिया कहते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया। लिखेंगे वे अभिक्रिया जिनकी अभिकारक के अणुओं की सांद्रता अभिक्रिया परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। कोई भी अपक्रिया जिनकी अभिकारक के अणुओं की सांद्रता
अभिक्रिया के परिवर्तन के परिमाण स्वरूप या परिणाम स्वरूप परिवर्तित नहीं होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है आपको, तो लिख देना H2 + Cl2 गिव्स आउट, यहाँ पर सनलाइट होगा, सूर्य, H यानी सनलाइट है 2HCl। इसमें क्या है, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नहीं परिवर्तित होती है। एक भी अभिकारक के अणुओं की परिवर्तित नहीं होती है, तो इसकी आणविकता शून्य होती है, तो इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड आप लिख लेना प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनके केवल एक अणु की सांद्रता, केवल एक अणु की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें एक अणु की सांद्रता परिवर्तित होगी, भले ही वहां पे दो अणु हो, लेकिन केवल एक अणु की सांद्रता परिवर्तित होती है, तो उन्हें कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लिखना हो तो एक लिख लीजिएगा आपके सामने एक इसका एग्जाम्पल H2O2 वाला। ठीक है, H2O2 इसे हम लोग गर्म करते हैं। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब गर्म करते हैं प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, Pt की उपस्थिति में, तो H2O प्लस ऑक्सीजन देता है, तो ये अपक्रिया कहलाती है प्रथम कोटि की। यहाँ पर केवल H2O2 के सांद्रता पर अपक्रिया निर्भर करती या फिर कह सकते हो अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप केवल H2O2 की सांद्रता परिवर्तित होती है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय कोटि की भी अभिक्रिया होती है। अब हम अभिक्रिया की प्रकार या फिर अभिक्रिया की कोटि नहीं पढ़ेंगे, अब चलते हैं अभिक्रिया कोटि तथा आणविकता में अंतर पढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन था, समय लगेगा, तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर कैसे निकाला जाता है ये बताया हूँ। यहाँ पे अभिक्रिया कोटि के, यहाँ पर आपके सामने अभिक्रिया की कोटि की जो है 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वो बताया हूँ। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया कोटि के प्रकार, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पर डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, वे अभिक्रिया जिनकी अभिकारक के अणुओं की सांद्रता केवल एक अणु के जिनकी अभिकारक के अणुओं की सांद्रता अभिक्रिया परिवर्तन के फलस्वरूप केवल एक अणु पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर देख लेते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, एक बीच से डिवाइडर खींचिएगा अपने कॉपी में, एक पूरी कोटि लिखिएगा, अभिक्रिया की कोटि, दूसरी ओर आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखेंगे। कौन कौन से अंतर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला अंतर यह है कि अभिक्रिया की कोटि क्रिया विधि के संपूर्ण, सबसे पहला अंतर यह है कि यह शून्य हो सकता है। छोड़िए जाने दीजिए, सब छोटा छोटा अंतर लिखेंगे। यह शून्य हो सकता है, अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, जबकि पहला अंतर इसमें कि यह शून्य नहीं हो सकती है। ये शून्य नहीं हो सकती है। दूसरा अंतर लिख सकते हो, ये निगेटिव हो सकता है, प्लस में यह निगेटिव हो सकता है, और भिन्नात्मक भी। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये कोटि जो है निगेटिव
नहीं होती है और भिन्नात्मक भी होती है। यानी ये निगेटिव भी नहीं होती, भिन्नात्मक भी नहीं होती, ये पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या, केवल पूर्ण संख्या होती है। दो अंतर हो गया, ये शून्य हो सकता है, कोटि शून्य हो सकता है, आणविकता शून्य नहीं हो सकता है। दूसरा अंतर यह है कि ये निगेटिव हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, केवल और केवल पूर्ण संख्या होती है, केवल और केवल पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, केवल पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, और अगर इसका अंतर लिखना चाहें तो तीसरा अंतर यह है, यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। अब क्रिया की कोटि जो है प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें क्या है? ये रासायनिक क्रिया अभिक्रिया देखकर अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, इसको जो कोटि होता है इसको हम देखकर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है। जबकि आणविकता जो है इसे देखकर अनुमान लगा सकते हैं रासायनिक क्रिया को। तीन अंतर हो गया। चौथा अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है आपका। चौथा अंतर क्या है? अंतर यह है कि यह आपको इसका डिफिनीशन ही लिख देना पड़ेगा। इसमें अणुओं की, जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले सभी अणुओं की संख्या को रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। जबकि इसमें क्या है? उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होती है, उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। तो डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पर। इसका डिफिनीशन में इसमें अभिकारक के उन अणुओं की संख्या उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रण, अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रण परिवर्तन के स्वरूप, जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है। इसमें क्या है? अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अपक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होता है, उसे अपक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ पर अगर आणविकता की बात करें तो अभिकारक की, एक संतुलित अभिकारक के, अरे यार, अभिकारक के अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो ये सभी चीजें हैं आपके सामने अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता से। इसमें क्या है? विभिन्न अणुओं की संख्या को कहते हैं जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाती है, उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। और इसमें उन अणुओं की संख्या कहते हैं जिनकी जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, किसी संतुलित अपक्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी अणुओं की संख्या को रासायनिक अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रिया कोटि क्या है, आणविकता क्या है, प्रकार, डिफिनीशन, एग्जाम्पल और लास्ट में अंतर, ये सभी चीज़ें आप लोग देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉप 15 क्वेश्चन में नेक्स्ट
जो है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कल के लेक्चर में मिलेंगे।